अंदर ये आती है नाम देखो दिल से वही तो अब जगाती है शब्द यूं ही से मेरा खेलना तो काम है अब नहीं तब भाई तेरा नाम है पहचान बना लो खुद की अपने नाम से देखो हो इशारे तेरे हाथ में तुम कर पाओगे तब खुद को तो बताओगे उसके बाद होप तेरे ही तो अब सामने थर्ड वर्ल्ड कहाँ से लेके आऊं एटमॉस्फेयर में यूं ही मैं घुल जाऊं चलो एट द मोस्ट अफेयर यूं ही बनाऊं शब्दों को कहाँ से अब मैं खोज के लाऊं थर्ड वर्ल्ड। हम सब अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, राइट? तो इस कॉमन उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सुधीर का भी यही उद्देश्य है कि जो भी लोग जुड़ें इनकी बुक के थ्रू इनसे वो भी कुछ सीखें, राइट? तो सुधीर, असल में किताब शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस किताब को लिखने के पीछे वो कारण क्या था, जहाँ से वो बीज पड़ा उस थॉट प्रोसेस का, तो आप सबसे पहले शेयर करें, फिर हम डेफिनेटली और चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट? बिल्कुल सुनील जी, ये तो मेरा बहुत अच्छा लगेगा मुझे लोगों को बता के। तो बेसिकली मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद लिखने का मुझे शौक़ पहले से तो नहीं था, पर मैं पढ़ता बहुत था। मुझे नॉवेल्स पसंद थी, मैं हिंदी के नॉवेल्स भी पढ़ता था, मैं इंग्लिश के नॉवेल भी पढ़ता था, लेकिन कभी सोचा भी कि लिखना है मुझे, तो फिर वो है कि कैसे लिखना है, वो थॉट वहीं पे स्टक हो जाता है कि मेरा राइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं कोई क्लासेस किया हूँ, ना कोई है गाइड अप करने वाला, तो मैं कैसे लिखूँगा। तो थॉट था कि लिखना है। ग्रेजुएशन के बाद मैं एक कंपनी में सिलेक्ट हुआ दिल्ली में, वहाँ पे जॉब भी करता था। तो असल में जब मैं प्रयागराज से दिल्ली सेटल हुआ तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। हर जो मेरे एज का लड़का है वो एक बहुत बड़े स्ट्रगल से जा रहा है। तो वहाँ पे रहते रहते मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूँ किसी से, तो हर दूसरा बंदा मेरे जैसा ही है। फिर मैं सोचा कि यार, अगर मैं ये चाहता हूँ कि चलो मैं अपना एक्सपीरियंस या अपनी स्टोरीज लाइफ की लिखता हूँ, तो हर दूसरा मेरे जैसा ही है, वो क्यों पढ़ेगा, उसका खुद का पर्सनल ऐसा ही लाइफ है। तो मुझे एक ऐसी स्टोरी चाहिए थी जो कि एक अच्छी स्टोरी हो, लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ और उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। तो फिर ऐसा था कि अब लिखना है। फिर मैंने राइटिंग शुरू की। ज़्यादा समय तो नहीं दे पाता था, मेरा जॉब भी था। फिर करते करते कम से कम मुझे 4 साल लगे। ओके, मतलब काफ़ी लंबा रास्ता था, राइट? सो ये जो किताब है ये 4 साल की पूरी मेहनत है जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, प्लस इतने सालों का उनका लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी सारा इकट्ठा करके आपने निचोड़ के इस किताब में लेकर के आए, राइट? मेरा मोटिव ये था कि हम जो यंग जनरेशन है उनको इंस्पायर कर पाएँ। मोटिवेट तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, पर उनको इंस्पायर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम एक ऐसी स्टोरी लेके आएँ कि लोग उससे इंस्पायर हों, उनको ये फील हो कि अगर स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस यही उद्देश्य फिर ये था कि अब लिखना है। फाइनली लिखा, पब्लिश हुई, लोगों तक पहुंची और लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एग्जैक्टली। तो जब एक कोई कंटेंट या कोई भी एक बात मैं कहानी के तौर पे किसी से शेयर करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि इंसान उससे कनेक्ट कर पाता है, राइट? तो सुधीर ने बहुत ही अच्छे तरीका उसका अपनाया कि कहानी के रूप में आपको एक संदेश दिया है उन्होंने। अगर आपको एक निबंध के रूप में संदेश दे दिया जाए लेक्चर के फॉर्म में, तो उससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो सुधीर ने बहुत ही सही फॉर्मेट चुना उसको। एंड इनकी बुक अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, मैंने भी वहीं पर ही देखा सबसे पहले। एंड वहाँ पर बहुत ब्रीफ में लिखा हुआ था आपके बारे में भी और आपकी बुक के बारे में भी, राइट? तो बुक के बारे में और डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, और इनफैक्ट ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि भाई ये कौन शख्स हैं सुधीर जी जिनकी ये किताब है, राइट? तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ब्रीफ, मतलब थोड़ा बचपन कैसे गुजरा आपका, फिर किताब का जिक्र तो आपने कर दिया, वो थॉट प्रोसेस का, फिर आपने कैसे ग्रो किया लाइफ में जो कि आपको एक लेखक के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए उस दिशा में लेके गया, राइट? तो बचपन से शुरू करते हैं इन शॉर्ट।
मेरा चाइल्डहुड तो ऐसे जैसे सब लोगों का था वैसा ही था, मिडिल क्लास फैमिली। तो चाइल्डहुड तो अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मैं, तो ठीक था, ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी। ये है कि शौक़ अगर कहें तो फिर पूरा नहीं होता। फिर मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो तो अपने जो मेरा होम टाउन है चित्रकूट ज़िले में, और वहीं से की। मैंने अपना इंटरमीडिएट भी वहीं से किया। उसके बाद फिर मैं प्रयागराज शिफ्ट हुआ, और बेसिकली फिर मैंने वही 12th के बाद जो करते हैं IIT JEE, मैंने उसकी प्रिपरेशन की। बैड लक कहिए या फिर मैं उस तरह मेहनत नहीं कर पाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने ज्वाइन किया एक के अच्छा कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज ही था, पर वहाँ से मैंने अपनी BTech की इंजीनियरिंग की। और फिर मेरा गुड लक था कि 2017 में मैंने पास आउट हुआ और मुझे एक जॉब ऑफ़र आया दिल्ली में, तो फिर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो ये तो जॉब होने के बाद भी ये था कि उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था। अंदर से मैं बोला कि मुझे था कि लिखना है, मैं पढ़ता बहुत था। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं थोड़ा सा चेतन भगत उस समय थे, उनकी किताबें मैं ज़्यादातर करता था कि मैं पढ़ूं, तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी, उनसे भी मैं इंस्पायर हुआ। और फिर दिल्ली में ही फिर ये हुआ कि अब यहाँ पे जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम कुछ लिखते हैं। तो मैं फिर था कि वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी थी और मेरे ऑफिस के बगल में, तो जब भी मुझे टाइम मिलता मैं जाके अपनी डायरी में। सुधीर, एक चीज़ बस जानना चाहूँगा कि आपको फ़िक्शन या नॉवेल्स ऐसे पढ़ना ज़्यादा पसंद है, जैसे अभी आपने कहा कि चेतन भगत को आप पढ़ते थे, या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स, या फिर ऐसे नॉन फिक्शन होता है, तो वो वाली चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी? हाँ, तो मेरा ये है कि मेरा जो अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो मेरे प्रायोरिटी में आता है कि मैं सेल्फ हेल्प बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ऐसी स्टोरीज़ हों जो इंस्पायर करें, जैसे रॉबिन शर्मा हैं, उनकी मैंने पढ़ी। तो मुझे ऐसी स्टोरीज़ हो जो इंस्पिरेशन दें, आपको कुछ सिखा के जाएँ। और फिक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता खुद को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वही मूवी का सीन हो जाता है, आप एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। तो सेल्फ हेल्प मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। और फिर नॉन फिक्शन भी मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी बातें होती हैं टू द पॉइंट होती हैं, दैट मीन वो रियलिटी से बहुत ही करीब होती हैं। एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा उस बुक के बारे में भी जानना चाहूँगा कि असल में जब आप सेल्फ हेल्प की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, बट खुद से तो हेल्प नहीं हो पाती है ना अपनी। अगर पूरी तरीके से हम हेल्प कर पाते तो शायद कर ही लेते हैं। तो उसमें आप जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्सपीरियंस लोगों का जो लेखनी है वो काम आती है लोगों के साथ, राइट। तो बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि वहाँ से आप असल में क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरीके से ये बुक हमारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि सेल्फ से हेल्प करना तो लिमिटेड है। तो ये बुक अपने आप में कैसे गाइड बनती है और किस तरीके से हमारा एक फाउंडेशन बन सकती है कि हम नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बुक का अगर आप कवर देखेंगे तो कवर का फर्स्ट पेज में द रे ऑफ होप के नीचे लिखा हुआ है जर्नी ऑफ ए ऑप्टिमिस्टिक फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। मुझे लगता है कि वो सारी कहानी को समाप्त कर देती है। उसमें एक करेक्टर है रघु, बेसिकली वो लीड करेक्टर है और ज़्यादातर जो कहानी है उसी पे बेस्ड है। हम कह सकते हैं वो एक स्ट्रगलर है जो सुबह भी स्ट्रगल करता है, शाम को भी करता है, नींद में रहता है तब भी स्ट्रगल करता है, सुबह जब उठता है तभी स्ट्रगल करता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। तो ये जो स्ट्रगल्स हैं वो गिव मी जस्ट 2 एग्जांपल्स कि मतलब एक किस तरह के स्ट्रगल्स हैं जिनसे वो रोज़ हर समय गुजरता रहता है। उसका स्ट्रगल जैसे जब वो एज ए चाइल्ड था तो उसका स्ट्रगल ऐसा है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती उसके लिए कि वही ज़रूरत की चीज़ें हैं। शौक़ है तो फिर बहुत दूर की बात है। तो उसका स्ट्रगल ये है कि यार मेरे पास नए शूज नहीं है, जो पिछले साल पहने थे वही इस साल भी पहने हैं। बुक्स तो मेरे पास नहीं मिल जाती तो अच्छा होता,
पापा ने बोला है पुरानी ले लो सेकेंड हैंड, ये स्ट्रगल। फिर उसका स्ट्रगल कि यार बैग वही पुराना वाला है, मेरे दोस्त तो नए लेके आ रहे हैं, ये स्ट्रगल। इस तरह करके उसका स्ट्रगल ऐसे ही लोगों से कंपेयर करके, मतलब इसे हम वो जो पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर कहते हैं वो पूरे टाइम दिमाग में चलता रह रहा था। बिल्कुल उसके पास है मेरे पास नहीं है, या मेरे पास क्यों नहीं है, राइट, ऐसा क्यों नहीं हो। यस। पर उसका एक जो आप सेल्फ इस्टीम कहिए या फिर इनर कुछ ऐसा था कि वो कभी गिव अप नहीं करता था। जैसे एक सिचुएशन उसको ऐसे आती है कि वो नदी में जा रहा होता है और उसको स्विमिंग नहीं आती तो वो डूब जाता है, डूबने लगता है। तो वो हाथ पैर चलाता है लेकिन वो गिव अप नहीं करता। उसके अंदर से ये आता है यार अब तो मैं नहीं बचूंगा, और उसका एक अंदर मन कहता है यार थोड़ा टाइम दे इसको, थोड़ी देर सांस और रोक के रख, शायद कुछ हो जाए। फाइनली वो खुद को सेव कर पाता है। कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उससे लगता है यार मैं तो गया, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ उसका ऐसा सेल्फ इस्टीम या उससे कहें कि रे ऑफ होप कुछ ऐसा था जो हमेशा खुद को शेयर करता है। और फाइनली वो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप रन करता है, वो फिर एक मल्टी मिलियनर कंपनी बनती है। तो ये स्टोरी मुझे लगता है यहीं पे समाप्त हो जाती है। पर हाँ, बेसिकली जो कहानी है वो तो प्रेजेंट से शुरू होती है। आप जब जाएंगे तो कन्वर्सेशन है ज़्यादातर जो है मोहित, जो कि रघु का पर्सनल एसोसिएट है। तो उसको ये उत्सुकता होती है कि मेरे जो फाउंडर हैं इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो मैं क्यों ना इनके बारे में जानूं। वो जो कन्वर्सेशन है तो वो फिर रघु और मोहित के बीच है। उसके बाद भी रघु के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं सिद्धार्थ और गुरु, उनके भी उसमें है कि वो भी बहुत अच्छे, मतलब उनका भी पास्ट स्ट्रगल से ही गुजरा है। जब हम कहानी पढ़ते हैं पता चलता है कि इसमें रघु को भले स्ट्रगल दिखाया गया लेकिन सारे स्ट्रगल ही थे, और सभी ने मिलकर बहुत अच्छा किया और सभी सक्सेसफुल हुए। सुधीर, आप इसके बारे में बताएं जहाँ पर आपने लिखा है ना अपार्ट फ्रॉम राइटिंग सुधीर के और भी शौक़ हैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं, राइट? तो वो फूड फाउंडेशन के बारे में थोड़ा जिक्र करें। अभी जब मैं बुक लिख रहा, पहले से भी था मेरा ये कि कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो करते हैं। तो बुक भी लिखा तो ये भी सोसाइटी के लिए था, लोगों के लिए ही था। फिर ताकि कुछ करते हैं, तो जब मैं बुक लिख रहा था तो हमने एक इन हंगर करके कैंपेन चलाया था। एक तरीके से वो एक हमारा पेज था लिंक्डइन पे, जहाँ पर हम हंगर के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे। और एक तरीके से वो एक नॉन प्रॉफिट की तरह था, और हम कोविड के टाइम पे लोगों को फ्री फूड अवेलेबल करा रहे थे उसी के थ्रू। दैट्स वंडरफुल। तो ये हमने 1 साल तक किया इन हंगर कैंपेन। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि लोग जब हमसे जुड़े तो लोगों ने कहा कि अगर आपको ये करना ही है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना एक इसे ट्रस्ट या सोसाइटी का फॉर्म दे दें, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और फिर लोग भी आपकी मदद कर पाएंगे और आप फिर समाज की मदद कर पाएंगे। फिर हमने ये फूड फाउंडेशन, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया। इस साल शायद हमको मार्च में इसका रजिस्ट्रेशन मिल गया था, और तब से हमने प्रयागराज में बहुत अच्छा काम किया है। हम फूड डिलीवर करते हैं जो कि पुअर किड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद हम जैसे विंटर में है तो बच्चों को शूज एंड क्लोथ्स भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन कर रहा है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं और बहुत सारा सपोर्ट है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट ये क्लैपिंग के लिए डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ अपने लिए काम करते रहें तो मतलब वो तो रैंडमली कोई भी कर लेता है, राइट? पर मैं अपने अलावा भी आसपास अगर लोगों की हेल्प कर सकता हूँ तो करूँ। और दूसरी एक और ख़ास बात जो मुझे अभी खुद को रियलाइज़ हो रही है कि जब इन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे थे तो एक सीमा होती है हमारी, है कि नहीं सुधीर, राइट? तो आप
एक बार में शायद 10 लोगों को खिला पाएंगे, 20 लोगों को खिला पाएंगे, पर वो कुछ समय के लिए। पर जब आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं तब जा कर के आप और लोगों तक पहुंच सकते हैं, मतलब एक संगठन बन जाए आपका। अच्छा, संगठन बनने का क्या तरीका हुआ? इनको जैसे सजेशन आया कि एक फॉर्मल तरीके से अपना एक कंपनी या एक एंटिटी रजिस्टर करें और उसके थ्रू काम करें, ताकि अगर कोई और भी थोड़ा भी सहयोग देना चाहे तो दे सकता है। तो अगर आप भी इस प्रकार का कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने स्तर पे शुरुआत ज़रूर करें। एक बार जब शुरुआत कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि और भी लोग आपको आएंगे गाइड करने के लिए, जैसे आप लोग को मिले, राइट? तो आपके मकसद से प्रभावित होने वाले, इंस्पायर होने वाले लोग डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि भाई नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप ज़रूर, मतलब एक पहला स्टेप ज़रूर लें उस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो सुधीर, जब आपका फॉर्मली ये फाउंडेशन बन गया तो किस तरह के लोग आपके संपर्क में आए, किस तरीके से चीज़ें ग्रो करी आपके साथ? जब हमने ये फाउंडेशन रन किया, जैसे मैंने बताया कि इंडंगर करके हमने कैंपेन चलाया था, उसी टाइम से लोग हमसे कनेक्टेड थे और उन्हीं का ये था कि होता है क्या है, जब आप नॉन प्रॉफिट में डोनेशन देते हो तो बेसिकली आपको टैक्स एग्जम्पशन चाहिए होता है। तो रैंडमली उस समय भी फ़ंड हमारा कलेक्ट हो रहा था, हम लोगों को हेल्प कर पा रहे थे, पर लोगों का यही था कि हम हमेशा तो नहीं कर पाएंगे, वन टाइम कर दिया, क्योंकि हमें टैक्स एग्जम्पशन चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट मीन जो रजिस्टर्ड है उसको देंगे तो हमारा टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। फिर ऐसे करके हमने किया, तो जब हमने रजिस्टर किया तो काफ़ी लोग बढ़कर आगे आए, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हम काफ़ी लोगों की हेल्प कर पाए। तो ये हुआ कि रजिस्टर करने से लोग जुड़ते हैं, उनको एक भरोसा हो जाता है कि ये काम तो कर ही रहे हैं, इनका अब ये लाइफ टाइम हो गया, ये तो करते ही रहेंगे। तो ये हुआ। अच्छा, एक आपके ना दोनों जो एक्शंस हैं, मुझे इसमें एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? पैटर्न दिख रहा है, मतलब मेरे को ना पैटर्न्स दिख जाते हैं ऐसे, मेरा काम ही ऐसा है। तो उसमें जैसे आप रे ऑफ होप जहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में ना हम कहीं ना कहीं हमेशा एक उम्मीद के सहारे ज़िंदा रहते हैं। जिस बंदे की उम्मीद ख़त्म होगी वो खुद ही ख़त्म हो जाता है थोड़े समय के बाद। तो और दूसरी तरफ एक हंगर की आप बात कर रहे हो, तो हंगर मतलब एक चाहत है कुछ पाने की, ठीक है? तो एक तरफ यहाँ पर किसी की उम्मीद है और किसी की एक चाहत है। तो ये उम्मीद और चाहत, इन दोनों को किस तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हैं, वो मैं थोड़ा आपका नज़रिया समझना चाहूँगा इसके ऊपर। एक उम्मीद आप समझ गया कि कोई एकदम बहुत ही बुरी स्थिति में है, तो एक भूखा बच्चा या भूखी फैमिली भी उसी बुरी स्थिति में होती है जहाँ पर उसे एक सिर्फ उम्मीद होती है कि शायद कहीं से कुछ मिल जाए। तो वहाँ पर भी आप खड़े हो गए, यहाँ पर भी एक विचारों के तौर पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइट? तो ये इन दोनों के बीच का जो ब्रिज आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मुझे तो नहीं पता, पर मैं जो पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस, आपके एक्सपीरियंस ही आपको ये काम पे मोटिवेट करते हैं। जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो उसी तरह आपके थॉट प्रोसेस होते हैं। आप कोई काम इनिशिएट करते हैं और तो इनर से भी ये वाइश आती है कि इसको कंटिन्यू करते हैं, स्टॉप नहीं करना है। तो हमेशा से ये तो था मेरा कि नहीं, जॉब तो करनी है, वो तो ज़रूरी है, तो जॉब के अलावा भी कुछ करना है सोसाइटी को। ऐसे जॉब करके फिर रैंडमली नहीं चले जाना है। तो ये था कि अगर हम कैपेबल हैं तो हमें करना चाहिए, नहीं कैपेबल हैं तो खुद को कैपेबल बनाना है। तो फिर रे ऑफ होप लिखा और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो मुझे हमेशा सोसाइटी में ये लगा है कि लोग हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हंगर को, जो हंगरी है उसको खिलाना नहीं चाहते, कपड़े नहीं है उसको कपड़ा देना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, खिलाना भी चाहते हैं, पर जो बीच का एक कनेक्शन होता है ना, लोगों के पास ना इतना टाइम है ना अवेलेबिलिटी है, तो एक ऐसा जो कनेक्शन होता है कि जो हमसे चीज़ें लेके वहाँ तक पहुँचा दे। तो ऑर्गेनाइजेशन जब हमने रजिस्टर किया तो हमने सिर्फ एक ब्रिज बनाया, उसमें डायरेक्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन या मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी चीज़ों को या हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपकी चीज़ों को दूसरे तक पहुँचा रहा है। आप खाना स्पॉन्सर कर रहे हो, हम दूसरों को खिला रहे हैं, आप क्लोथ स्पॉन्सर कर रहे हो तो हम दूसरों को खिला रहे हैं। ऐसे मेरे बुक है, आप पढ़ रहे हो तो आप इंस्पायर हो रहे हो, आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो। और इनफैक्ट सुधीर, मैं इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे आपने बोला ना, लोग हेल्प करना चाहते हैं, राइट? तो
कोई भी अगर इनमें से जो इस समय सुन रहे हैं या फिर ये जब हम पब्लिश करेंगे तो उसके माध्यम से जो लोग सुनेंगे और हेल्प करना चाहेंगे, तो वो आपसे इस पर्पस के साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं? तो बेसिकली अगर मैं रे ऑफ होप और अपने ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ दूं, तो अगर आप मेरी बुक भी बाय करते हैं तो इसका जो भी मेरा ऑथर अर्निंग है वो मेरे नॉन प्रॉफिट में जाता है। तो मैंने बुक मार्क में मेंशन भी किया है कि आप अगर 2 कॉपी बाय करते हैं तो हम किसी एक को खाना खिला पाएंगे। ओके, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ स्टेप है। इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा स्टेप।